चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग देखिए जो जितना अभी तक पढ़े हैं उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए जो हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे और इसी ग्लोब को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए इस पर कुछ रेखाओं की बात किए थे हम लोग। एक था जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी और दूसरा था आपका इस तरह से आपका वर्टिकल लाइन होती है। दो तरह की यानी लाइनें थी। एक को नाम दिया गया था लैटिट्यूड लाइन और दूसरा का नाम क्या दिया गया था, लॉन्गिट्यूड। दूसरा है लॉन्गिट्यूड लाइन। दो तरह की रेखाएं थी। तो जब देखिए हम लोग लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा को जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा हम लोगों ने और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़े थे हम लोग कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी। फिर इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी थी। प्रमुख रेखाओं के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। और तीसरा चीज इसी पे हम लोगों ने पढ़ा कि मानव के जीवन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके महत्व के बारे में पढ़ा था। तीन चीजों पे हम लोगों ने फोकस किया था। क्या क्या किया था कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख रेखाएं कौन सी हैं और इसका महत्व क्या होता है कि मनुष्य के जीवन को कैसे ये प्रभावित करती थी। रेखाओं की बात करें तो भूमध्य रेखा की बात किए थे हम लोग, 0 डिग्री अक्षांश के बारे में बात किए थे। कर्क रेखा के बारे में बात किए थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा की बात किए थे, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ की बात किए थे। इसी पे हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ के बारे में बात किए थे। ये पूरा का पूरा इसमें हम लोग पढ़े थे। और इसी प्रकार है आपका ये अंटार्कटिक। ये 5 रेखाओं के बारे में पूरा पढ़े थे। ठीक, महत्व की बात करें हम लोग कि इसका महत्व क्या था, तो कोई बता सकता है इसका क्या महत्व था कि एक सामान्य व्यक्ति को अक्षांश रेखाओं के बारे में ज्ञान क्यों जरूरी है। तो पता चलता था क्या कि सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होता है वो कहीं ना कहीं क्या है इन अक्षांश रेखाओं के ऊपर यानी डिपेंड होता है कि जैसे जैसे यानी भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं उनका तिरछापन क्या हो जाता है, घटता और बढ़ता चला जाता था। और इसी में एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि महत्व के अंतर्गत ही इसका अपने एक्सिस पर झुकाव होना, अक्षीय झुकाव। महत्व में देखा जाए तो एक पॉइंट और क्या था आपका, अक्षीय झुकाव। और यही अक्षीय झुकाव क्या करता है, जो कि मेन रीजन बनता है जैव विविधता के बारे में परिवर्तनशीलता। कि मतलब अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या होता। तो उत्तर क्या होगा आपका कि जो इतनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। या ये कह सकते हैं जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो ऋतु में क्या परिवर्तन होता, तो उत्तर होता सर बिल्कुल भी नहीं होता। जहां पर एक जैसी ऋतु वहां पे हमेशा वही पाई जाती है। अभी आएंगे उस पे, घुड़न पे आएंगे अभी हम लोग, है ना, गति से रिलेटेड। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या किया कि अक्षीय झुकाव का एक महत्व से कोरिलेटेड किया कि ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है सीजन में वो आपका कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंडेंट था। आपका दिन रात की अवधि जो कम और ज्यादा हो रही थी उसका भी इम्पैक्ट आपका यही था। इसीलिए देखिए क्या होता है कि इसका जो प्रभाव होता है कि फसलों पर पड़ता है कि बहुत से ऐसे फसलें होती हैं जिनको यानी ग्रोथ करने के लिए इंसुलेशन की कम की जरूरत पड़ती है और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको उन्हें प्रारंभिक ग्रोथ के लिए क्या होगा, इंसुलेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। किस स्थान पर कैसा इंसुलेशन होगा वो क्या होगा उसके एक्सिस से झुकाव के ऊपर डिपेंड कर रहा था वो।
इसी प्रकार है, जब देखिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जब प्रभावित होती है तो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही आपका सेकेंडरी सेक्टर आपका प्रभावित है, क्योंकि फसलों पर ही आपके क्या है, उद्योग धंधे स्टार्टिंग है आपके। तो मतलब अगर एक सेक्टर प्रभावित हुआ तो उद्योग धंधे यानी आपका प्रभावित होगा। फिर सेकेंडरी के बाद ही देखा जाए तो आपका टर्सरी सेक्टर है, जिसमें ह्यूमन का काफी इन्वॉल्व होता है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बात करें हम लोग, ठीक। तो जब वो देखिए प्रभावित होगा तो क्या होगा, मानव का जनजीवन यानी इस पर प्रभावित होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अच्छे झुकाव से अर्थव्यवस्था का पूरा सेक्टर क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा था ये। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति परिवर्तन का नियम है कि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर ही नहीं पाएगी। और ये प्रकृति का परिवर्तन लाने वाला कौन है आपका, यही एक्सिस यानी अच्छे झुकाव ही है आपका ये। और इसलिए क्या हो जाता है कि सबका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता था ये सब चीजें। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और हम लोगों ने पढ़ा था इसी में कि पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। गतियों के संदर्भ में, और इसी की गतियों को एनालिसिस करके हम लोगों ने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था कौन सा, घूर्णन गति, या इसी को क्या नाम दिया गया था, रोटेशन कहा गया था। इसी को क्या नाम दिया गया था, रोटेशन। कई लोग हैं कहते हैं कि सर जो लिखने वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा किया करिए। अब बड़ा करने का मतलब है फिर ड्राफ्टिंग नहीं हो पाती है, कि छोटा छोटा ड्राफ्टिंग करना। और ऐसे सोचते हैं कि आपको एक ही ड्राफ्टिंग पूरा समझा दिया करे, लेकिन लैपटॉप पे देखेंगे तो सही आता है वो, है ना। मोबाइल पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो इसी को देखिए क्या है, घूर्णन, या इसी को रोटेशन कहा गया था। और जब रोटेशन की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन करें हम लोग, या इसका फिलोसफी या सोच के साथ, तो पता चला है कि हम लोगों ने घूर्णन गति के बारे में शुरुआत से ही यानी नॉलेज था सबको। इसके बारे में अगर देखें कि यूनानी काल की बात करें तो यूनानियों में देखा जाए प्लेटो जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि घूर्णन गति की बात कर रहे हैं, कि इसी घूर्णन गति के कारण क्या हो रहा, दिन और रात की यानी परिकल्पना हो रही थी, ठीक। ज्वार भाटा की बात करें तो ये भी देखिए आपकी बात आती है। द ओशियन जो आपकी पुस्तक थी, किसकी थी द ओशियन, पेसिडोनियस, किसकी थी, पेसिडोनियस ने लिखी थी, जिसका यानी नाम दिया गया था फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी नाम दिया गया था ये। तो पेसिडोनियस देखिए क्या कह रहा है कि पूरा यानी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, इन सब के बारे में जिक्र किया है ये। तो मतलब क्या है कि घूर्णन गति की बात करें तो यूनानियों ने ये बात रखी थी। अरस्तु है वो भी देखिए इसकी बात कह रहा है। रोमन काल की बात करें तो टालमी है, टालमी में भी देखिए ये बात आती है। तो इस तरह से यानी इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखा जाए घूर्णन की बात करें आगे चल करके, ये तो प्राचीन से रिलेटेड हो गया। मध्य आधुनिक की बात करें तो मध्य आधुनिक में आते हैं कांट महोदय, आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट महोदय आते हैं। ये भी क्या कर रहे हैं कि रोटेशन की बातें कर रहे हैं। और यहाँ रोटेशन से रिलेटेड क्या बताते हैं कि जो आद्य पदार्थ थे, जो देव निर्मित पदार्थ थे, वो क्या हो रहा है कि इसी रोटेशन की वजह से आपस में क्या हो रहा है कि दो पिंडों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। यानी न्यूटन की फिलॉसफी, न्यूटन का लॉ, कि मतलब क्या है कि जैसे दो पिंड हैं, इन पिंडों का कोई ना कोई द्रव्यमान था, और इसी द्रव्यमान की वजह से क्या हो रहा था कि इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है, आकर्षित हुआ है। और उसी आकर्षण से क्या हो रहा है कि एक पिंड दूसरे पिंड से जब टकराए हैं, और टकराने से एनर्जी बढ़ी है, और उसी एनर्जी से क्या हो रहा था, जो हमारी स्थिर निहारिका थी वो क्या हो रही, गतिशील में परिवर्तित हो रही है, और जो ठंडी थी वो क्या हो रहा है, तप्त अवस्था में परिवर्तन हो रही थी।
और इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो आद्य पदार्थ आकर के इससे इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए तो एक बड़ी निहारिका का निर्माण होता है। और यहीं पे थोड़ा सा यही यहाँ तक तो सही होता है, लेकिन इसके बाद है जो चूक यहीं पे कर जाते हैं कि जैसे जैसे निहारिका का आकार बढ़ता चला गया वैसे वैसे घूर्णन में क्या हो रही है, उसकी तेजी आती गई। और यही जो तेजी थी ये क्या बताया था कि संरक्षण संवेग के नियम के क्या होता है आपका बिल्कुल जस्ट अपोजिट बता दिया था। और इसी को दूर करने के लिए फिर किसने किया था दूर, इसकी बात है लाप्लास ने किया था। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, 1796। अब लाप्लास की जो ये थ्योरी आती है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है ना, कि 150 साल तक इसको मान्यता मिलती है कि 1905 में जाकर किसी आलोचना हुई है। लाप्लास इतने ज्यादा महान हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि इनका जो ये सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, संकुचन पर था। ये किस पर था, संकुचन। मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनका क्या होता है, प्रसार संकुचन, प्रसार संकुचन, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल का यानी बात कर रहे हैं। यानी न्यूटन पे इनका भी आधारित था, क्योंकि 1683 में न्यूटन की थ्योरी आ जा रही, 1750 के दशक में इमैनुअल कांट की संकल्पना आ जाती है, और 1796 में देखिए आपका लाप्लास की थ्योरी आ जाती है। ठीक, तो ये देखिए क्या बताते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ का जब संकुचन होता है तो उसका आकार क्या होगा, आपका कमी आएगी। और जब आकार कमी आएगी तो उसके घूर्णन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। उसके घूर्णन में क्या हो जा रही है, वृद्धि से रिलेटेड आ जाती है। फिर इसी में एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कि 1853 की बात थी, द अर्थ रोटेशन डे किसका था, द अर्थ रोटेशन डे किसकी याद में मनाया जाता है, लियोन कैफो। लियोन कैफो फैकल्ट। लियोन फैकल्ट क्या कर रहे हैं, लाप्लास की थ्योरी को और ज्यादा यानी विस्तृत कर देते हैं। मतलब इनका जो था कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तब उसके घूर्णन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यानी यहाँ से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। और इसी पे इन्होंने देखे कुछ बातें हैं जो कि आज वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता की बात करें, चाहे लाप्लास की बात करें और चाहे लियोन फैकल्ट की बात करें, आज भी वर्तमान में कहीं ना कहीं ये प्रासंगिक हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप बताया गया कि अगर किसी भी पिंड का मास अगर बढ़ा दिया जाए, किसी भी पिंड का मास बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम क्या हो जाता है, उसके मूवमेंट में यानी धीमापन आ जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक व्यक्ति है एक छोटा सा बैग लेकर के जा रहा है, तेजी तेजी चल रहा है, लोगों ने क्या किया, 2 बैग दे दिया, पहले की अपेक्षा गति उसकी धीमी हो गई। फिर तीसरे ने क्या किया, उसको 3-4 बैग दे दिया, तो क्या हुआ कि उसकी गति और भी धीमी हो गई। तो इसी पे आया था कि वर्तमान समय में देखा सन 2000 ईस्वी में चाइना में देखा जाए तो एक नदी थी आपको बताई गई थी, यांगसी नदी, और इसी पर क्या है, श्री हाँ उससे भी ज्यादा लंबा, ये बन चुका है। 3 गॉर्गेज से डैम का निर्माण किया जा रहा था सन 2000 में, और वहां पे ये बात आई थी सन 2000, आज से 25 साल पहले की बात थी, कि उसने अनाउंस किया था कि एक समय आएगा कि विश्व की ये सबसे ज्यादा जल विद्युत क्षमता का उत्पादन करेगा ये। अब देखा जाए तो जल विद्युत, देखिए क्यों ये ऐसा, क्या कारण था, क्यों ऐसा ये किया था, उसके पीछे रीजन देखा जाए, इससे 3 साल पहले
1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आ गया था। क्या आया था? क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल में ये बात रखी थी किसकी? हम लोगों ने कार्बन कटौती की बात रखी थी कि आने वाले समय में, भविष्य में हम लोग क्या करेंगे? कार्बन में कटौती करना है। कार्बन में कटौती करना है। तो विश्व के जितने बड़े बड़े देश थे उन लोगों ने क्या किया कि कार्बन में कटौती करना है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना यानी कहीं ना कहीं उपाय करना शुरू कर दिया। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए ने क्या किया? यूरेनियम से यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू किया, जो कि कार्बन का क्या करता? उत्सर्जन नहीं करता है। कनाडा था वो करना शुरू कर दिया, फ्रांस था वो करना शुरू कर दिया, जर्मनी था वो शुरू करना। चाइना क्या करता? चाइना के पास है कोई विकल्प था ही नहीं, क्योंकि उसके पास यूरेनियम था ही नहीं। तो उसने क्या किया कि ऐसे ऐसे डैम की संकल्पना कर दी, क्योंकि जल विद्युत देखिए क्या होता है आपका, ये ग्रीन गैस से रिलेटेड इसका नहीं कोई रिलेटेड है ना। यानी ग्रीन गैस से यानी ये क्या होगा कि टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब क्या है? एक तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारा फ्रेंडली इकोलॉजी है आपका, और दूसरा आपका है ये कैसा आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब क्या? चाइना अमेरिका से भी 4 कदम आगे बढ़ करके सोच रहा था, नहीं, क्योंकि यूरेनियम क्या आपका रिन्यूएबल नहीं है ना। वो कैसा, एक बार अगर कंजप्ट कर लिए तो दूसरा डिस्ट्रॉयड हो जाना है। लेकिन ये क्या उससे ज्यादा यानी आपका सोचा कि हम ऐसी एनर्जी के बारे में डेवलप करेंगे जो कि रिन्यूएबल होगा और इको फ्रेंडली भी होगा। और उसने किया भी है। और वहीं पर उसने घोषणा की ऐसा डैम बनाएंगे जो कि विश्व की सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। सन 2000 में बनना शुरू हुआ। पीजीटी में आपका पेपर में भी आ गया था, 3 गॉर्जियस डैम के बारे में पूछ लिया गया था ये। अब ये 2024-25 में बन के तैयार भी हो गया है आपका ये। लेकिन यहीं पे टीका नहीं है, क्योंकि जान रहा है कि मेरी आवश्यकता यहीं से सीमित नहीं होगी, कि अगर विश्व को चुनौती देना है तो मुझसे क्या करना, इससे भी बड़ा यही डैम बनाना पड़ेगा मुझे। पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। उसी पे आ रहे हैं हम लोग, है ना। अब इसने क्या किया 2024 में, जब इसने एक दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि तिब्बत में वो क्या करेगा, इससे भी बड़ा डैम बनाएगा वो। और वहीं पर क्या होगा, आईयूसीएन ने इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की, क्योंकि आईयूसीएन पर राज किसका है? अमेरिका का है। और वो नहीं चाहता था कि एनर्जी का पूरा राज इस पे हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अगर पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई से पानी आ रही है, स्लोप काफ़ी ज़्यादा अगर मिल रहा है उसको, तो फ़ायदा तो उठाएगा ही। और वो चीज़ें देखा जाए तो अमेरिका को नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके पास ऐसा हिमालय जैसा है ही नहीं वहाँ के पर्वत उसके पास। तो जो प्रकृति ने इसको दिया है ये इसका लाभ उठाना चाहता है। लेकिन आईयूसीएन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या हो रहा है, उसका मास आपका बढ़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि आपका जो रोटेशन है हमारा वो प्रभावित हो रहा है। अब रोटेशन तो किसी एक का नहीं है, अगर गति प्रभावित होगा हर कोई प्रभावित है, जैव विविधता प्रभावित होगी। अब इस तरह से अगर ऐसा बनाना शुरू करेगा तो आज तो भी 0.06 माइक्रोसेकंड की कमी आ रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा कमी आएगी। और एक एक सेकंड का कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस होता हम लोगों ने देखा था, कि कैसे कैसे एक एक सेकंड मिल करके आगे चल करके 4000 सालों में कैसे एक दिन बन जा रहा था, वो देखा था। सब चीज़ें हम लोगों ने, तो ये चीज़ें आई कि इससे क्या होगा कि ये सब प्रभावित होगा। इसलिए आईयूसीएन क्या कर रहा है कि इस पर ही रोक लगाने की बात कर रही है। लेकिन ये जो प्रभाव होगा इतना तत्काल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो तत्काल पड़ रहा है, इसलिए आईयूसीएन चाह करके भी इसको रोक नहीं पा रहा है। ये लोगों को अपने समर्थन में ले रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि क्या मतलब है, यानी कितना यानी सेकंड में कमी आएगी ठीक है, कम से कम ये तो रहेगा तत्कालिक जो ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन हो रहा है वो तो नहीं होगा ये। इसलिए चाह करके इसका कोई रो अपोज नहीं कर पा रहा है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो समर्थन जुटाना चाहता है कि कौन कौन मेरे साथ है, आ रहा है।
तो इस प्रकार देखिए घूर्णन गति से और घूर्णन गति से रिलेटेड हमने देखा कि ये सब यानी जो वैज्ञानिक थे, इन सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या क्या विचार दिए थे और मानव के जीवन पर इसका क्या पड़ने वाला प्रभाव था, ये सारा चीज है ना, सब चीजें ये सब मिलेगा पिछली क्लासों में आपको जो पढ़ेंगे। फिर इसी में दूसरा हम लोगों ने देखा रिवोल्यूशन के बारे में। इसके बारे में देखा हम लोगों ने रेवोल्यूशन के बारे में। और जब रिवोल्यूशन की बात करें तो यहीं से देखिए इसको हम लोगों ने क्या किया कि अब तक की जो थ्योरी थी, जैसे जो प्लेटो ने कहा वो, जो अरस्तु ने कहा वो, और जो टालमी ने कहा वो, जो कि 2000 वर्षों तक चली आ रही थी। मतलब क्या था आपका जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसी का ये क्या करता है, ये आलोचना करता है। और ये यहीं से आता है, विचार आती है होलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात आती है। किसकी आ रही है, होलियोसेंट्रिक। किसने दिया था ये, होलियोसेंट्रिक थ्योरी। किसका है ये, कोपरनिकस का। कब दिया था इसने, 1543 में दिया कोपरनिकस। और जब देखिए ये कोपरनिकस जब ये थ्योरी देता है तो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, एक नई चेतना डेवलप होती है। और लेकिन हुआ क्या, जैसे ये थ्योरी देता है 1543 में, और उसी साल क्या हुआ, 2 महीने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे हो रही है, एक रहस्य में बना हुआ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मर्डर देकर यानी कर लिया गया था, कुछ लोग कहते हैं नहीं इसके साथ यानी ब्रेन में क्या रक्तस्राव हो गया था, है ना, तो इस वजह से इसकी डेथ हो गई। लेकिन वो रहस्य आज भी ये सब बना हुआ है कि इसकी डेथ का आज भी अवलोकन ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर इसी में देखा जाए तो दूरबीन की बात आई थी, गैलीलियो 1609, गैलीलियो गैलीलियो की बात आई। इसने क्या किया, टेलीस्कोप का निर्माण कर डाला। यही गैलीलियो है जो कि जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम। और यही जो था जड़त्व का नियम था जो था, ये क्या हो गया था आपका, बन गया था कि न्यूटन का प्रथम नियम बन गया था ये। अब गैलीलियो देखिए इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन इसको क्या हुआ कि 1633 में नजरबंद कर दिया गया, ताकि अपनी विचारधारा को आगे ना बढ़ा पाइए। तो इस प्रकार हुआ कि और अंत में वहां पर कुछ समय तक रहा ये, और फिर 1642 में क्या हो रहा है कि इसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पर अपने ही घर में। 1642 में मृत्यु हो जाती है। तो एक तरफ देखिए क्या हो रहा है कि ये सब वैज्ञानिक लोग हैं जो कि अपनी साइंटिफिक विचारधारा रख रहे हैं, और वहीं पर दूसरा इसी के पैरेलल चलते हैं मार्टिन लूथर आ रहे हैं। मार्टिन लूथर जर्मनी, ठीक। तो लूथर देखिए क्या कर रहे हैं कि पोप की जो विचारधारा थी, कुरीतियां, उन कुरीतियों को लेकर उजागर कर रहे थे वो। तो यानी एक तरह से क्या हो रहा है कि एक तरफ आपका पुनर्जागरण कार्य चलता है और दूसरा क्या आपका है रेशनलाइज यानी कार्य चलता है, विवेकशील यानी तार्किक जिसे कहते हैं लोग। तो पुनर्जागरण काल ये और आपका तार्किक युग दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं आपके लिए। कि अब लोग क्या कर रहे हैं, रूढ़िवादी विचारधाराओं को यानी पुनः यानी उसी तरह से नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसको लॉजिकल थिंकिंग करके देखते हैं। गैलीलियो के बाद इसी में एक आते हैं केपलर महोदय आते हैं। केपलर
केपलर ने 3 नियम बना दिए। पहला नियम क्या बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में, दीर्घ वृत्ताकार में यानी घूम रहे हैं। दूसरा जो नियम बताते हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहे थे। और तीसरा जो बता रहे थे ये कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा था आपका, ए क्यूब होता है। तीनों का देखिए अपना अपना महत्व था आपका। दीर्घ वृत्ताकार देखिए क्या बताता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो सूर्य का जो केंद्र होता है एक नहीं होता बल्कि क्या होता है, 2 केंद्र बनते हैं। और यहीं से देखिए क्या होती है, उपसौर और अपसौर की संकल्पना आती है। इसी आ रही है उपसौर और अपसौर की बात आती है। फिर जो इक्वल टाइम और इक्वल एरिया की बात करते हैं, ये क्या बताता है कि उपसौर के समय में जब सबसे निकट होता है उस समय देखिए क्या हो रहा है कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है वो सबसे तेज होती है। वो क्या हो रही है, सबसे तेज हो जा रही है। और जो अपसौर होता है इसमें क्या होता है, इसका परिक्रमण गति सबसे धीमा हो जाता है। कैसे होता है वो पूरा का पूरा हम लोग जब इसका नियम पढ़े थे पूरा उसमें हम लोग देखे थे सारा चीज। तीसरी जो बात बताते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। इसका मतलब क्या था कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या हो रहा था कि उनका परिक्रमण काल क्या हो रहा था, वो बढ़ता चला जाता था। बढ़ती दूरी के साथ साथ परिक्रमण काल क्या हो रहा है, उनका बढ़ता चला जा रहा था। और इसी के परिणामता हम लोगों ने क्या किया था कि ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड कर लिया था। एक था आपका इंटीरियर आंतरिक और एक था आपका बाह्य ग्रह। और फिर इसी को लिंक किससे कर लिया था हम लोगों ने, जेम्स जीन्स की थ्योरी से लिंक कर लिया था। किससे कर लिया था, जेम्स जीन्स। कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे। कौन सी सिद्धांत दिया था इन्होंने, ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत दिया था। ये सब चीजें ठीक। अब ये ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत देखिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये ग्रहों के घनत्व की व्याख्या कर देता था, ग्रहों के द्रव्यमान की व्याख्या कर देता था, ग्रहों का परिक्रमण काल की व्याख्या कर देता था, ग्रहों के घूर्णन काल की व्याख्या कर देता था, उपग्रहों की संख्या की व्याख्या कर देता था। ये इसलिए क्या होगा, जेम्स जीन्स यानी देखा जाए तो काफी ज्यादा महान हो जाते हैं ये। मतलब क्या हुआ कि 1905 में आपकी ग्रहाणु परिकल्पना आई थी है आपके, जो कि एक तारक नहीं बल्कि 2 तारक की बात करती है। और ग्रहाणु परिकल्पना के बाद ही जेम्स जीन्स की थ्योरी आती है आपकी 1929 के आसपास, है ना, यानी द्वितीय विश्व। हाँ काफी ज्यादा जेम्स जीन्स का बहुत ज्यादा नहीं तो काफी हद तक हम लोग देखे पूरा का पूरा तो इनके साथ यही समस्या था कि ये इतने ज्यादा लाभ के चक्कर में पड़ जाते हैं, सोचते उसी के साथ और सब जोड़ते चले जाएं, और सब जोड़ना उनके लिए समस्या हो गई थी। देखिए जब कोई इंसान एक चीज पकड़ता है तो हेलो, हाँ सर अभी क्लास ले रहे हैं, फिर बाद में बात करते हैं आपसे, है ना, ठीक ना, ठीक। तो जेम्स जीन्स के साथ समस्या देखिए ये हुआ था कि इन्होंने जो शुरुआती आधारभूत रखा तो इतना ज्यादा लॉजिकल था ये, और फिर उसी के साथ साथ और सब जोड़ना शुरू कर दिए, और वही फिर उनका आलोचना का कारण बन गया था ये। फिर आगे चल करके इन्हीं के दूसरे जो आते हैं
वो क्या करते हैं, वो इसी में संशोधन कर देते हैं, कहते हैं कि 2 तारक नहीं बल्कि 3 तारक सिद्धांत आ जाती है, कि 3 तारों से हो रही है हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। ठीक, कौन थे वो? रसेल का था, नहीं रसेल का था, जेम्स जीन्स रसेल तो उनके साथ आ जाते हैं, लाप्लास के साथ आते हैं। हाँ जेफरीज, जेम्स जीन्स और जेफरीज। तो इस प्रकार देखिए ये सब वैज्ञानिक लोग थे जो कि क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में सबके सब बात किए हैं ये सब चीजें। ठीक, फिर बात आती है कि जो परिक्रमण गति थी आपका वो उसका इंपॉर्टेंस क्या था, उसका भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है पता चला। फिर इसी से देखिए हम लोगों ने देखा कि इसी गति का परिणाम था कि विषु और अयनात बनते थे। क्या क्या बनता था? विषु और अयनात की संकल्पना आती है। विषु का मतलब क्या था कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर चमक रही थी। अयनात का मतलब क्या था? जब सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा पर चमक रही थी। तो यहीं से देखिए आपका विषु और अयनात, या इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? विषु का मतलब क्या था? इक्विनॉक्स। इक्यू का मतलब इक्वल और नॉक्स का मतलब क्या था? दिन रात। मतलब क्या था कि जब दिन रात बराबर होते थे उसी कंडीशन को कहा जाता था इक्विनॉक्स कहा जाता था। इस समय प्रकाश वृत्त जो होता है सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य से होकर के गुजरता था, और यही कारण है इक्विनॉक्स के समय में विश्व के कोई सा भी देश ले लिया जाए सब जगह पर सूर्योदय और सूर्यास्त 12-12 घंटे पर यानी हो रहा था। दूसरा था आपका अयनात की बात करें, अयनात में देखिए क्या हो रहा था आपका, एक था ग्रीष्म अयनात और एक था आपका शीत अयनात की बात आ रही थी। जो 21 जून था वो क्या बात करता था? ग्रीष्म अयनात की बात कर रहा था, और जो 22 दिसंबर था वो शीत अयनात की बात कर रहा था। अब ये ग्रीष्म अयनात और शीत अयनात इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो इसी से हम लोग यानी ये कंडीशन यानी बता लेते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध में होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो गेहूं का जो बोने का समय होता है वो गर्मी हो जाता है, और लेकिन वहीं जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहां पे गेहूं कब बोया जाता है? दिसंबर के महीने में हो जाता था। कैसे हो रहा था? पूरा का पूरा अयनात का जो चैप्टर बना है उस पर हम लोगों ने पढ़ा था। तो इतना सारा चीज हम लोगों ने इससे रिलेटेड ये पढ़ लिया था, और एक ऐसा ज्योग्राफी का ये पोर्शन है कि पूरे ज्योग्राफी का आधारशिला इसी पर टिकी है। जितना ज्यादा इस पर यानी पढ़ सकते हैं उतना ही यानी कम है। मतलब ये इस पर क्या है, पढ़ना कम रहता है, विचार ज्यादा करना रहता है। जितना ज्यादा सोच लीजिए आप, क्योंकि यहां से देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें यानी पूछता है कि अगर पृथ्वी का रोटेशन उल्टा कर दिया जाए तब क्या होगा? पृथ्वी का रिवोल्यूशन अगर उल्टा कर दिया जाए तब क्या होगा? रिवोल्यूशन अगर आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, केवल चक्र आपका प्रभावित होगा आपका ये। जो हमारा ये एंटी क्लॉक ऐसे घूम रहा था इस तरह से, मतलब क्या था कि पहले आपका शरद विषु आ रहा था, शरद विषु के बाद आपका शरद शीत अयनात आ रहा था, शीत अयनात के बाद क्या आएगा आपका? बसंत विषु आता है, और बसंत विषु के बाद तब क्या आ रहा था आपका? ग्रीष्म अयनात आ रहा था, तब क्या आ रहा था आपका? शरद विषु आ रहा था, ये आ रहा था। तो रोटेशन का एक क्रम था। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अगर हमारी पृथ्वी क्लॉकवाइज घूर्णन करती तब क्या होता? तब क्या हो जाता कि ग्रीष्म अयनात के बाद जो आपका शरद विषु आ रहा था, शरद विषु ना करके क्या होता आपका? बसंत विषु आता है। समझ आ रहा ना? जैसे अब हम लोग जो पढ़ते हैं कि गर्मी है, गर्मी के बाद सावन का महीना आएगा तो गलत हो जाता, सावन के बाद क्या, गर्मी के बाद क्या जाता, फिर बसंत आता फिर आपका ये। तो ये कंडीशन होता है ये। ठीक, तो ये चीज आपको देखिए यहाँ बता रहे हैं। इसी तरह से घूर्णन की बात कर रहे हैं
कि घूर्णन की बात करें कि अगर पृथ्वी की दिशा को उल्टा कर दिया जाए तब जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी को समझने के लिए और व्यापक रूप से एक चैप्टर आपका आता है इसमें, देशांतर रेखा, और वही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। तो आज की क्लास में जो हम लोग शुरुआत करेंगे देशांतर रेखा, और उसी देशांतर रेखा में ये बात कर रखेंगे कि अगर पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है जो इस तरह से ऐसे घूम रही है ऐसे, अगर इसको यानी आपका जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ना करके क्लॉकवाइज कर दिया जाए तब जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव के जनजीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इससे रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना। हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चक्रवात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्वार भाटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पहलुओं प्रश्नों पर हम लोगों को विचार करना रहेगा, ठीक। सूर्योदय सूर्यास्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी में इसका तुलना हम लोग किससे करेंगे, पृथ्वी की तुलना करेंगे शुक्र के साथ कर लेंगे। और जब शुक्र के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो है उसी का जस्ट उल्टा क्या है, शुक्र और अरुण के साथ है ये मतलब क्या है कि जब इसका अपोजिट की बात कर लेते हैं तो हम लोग क्या है, शुक्रायन की बात करते हैं, है ना, जो शुक्रायन जो आपका सैटेलाइट छोड़ा गया है वो। मंगलायन की बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कार्य कर रहे हैं ये, है ना, तो एक तुलनात्मक अध्ययन यानी हो जाता है, ठीक। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग आज कि देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन, और या हिंदी में कहेंगे हम लोग इसी को देशांतर रेखा। अब बात आती है इसमें क्या क्या पढ़ा जाए। तो देखिए जो पहला जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख देशांतर रेखा, कौन कौन सी देशांतर रेखा हम लोगों को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक होगा आपका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा जो हो जाएगा आपका GMT, और तीसरा जो हो जाएगा आपका IDL। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में कि इन रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या थी, इनके मेन फीचर से क्या होते हैं, और चौथा हो जाएगा कि एक सामान्य व्यक्ति को इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके महत्व के बारे में क्या है। और फिर इसी में कुछ चीजें हम लोग ऐसा ये मान करके चलेंगे कि अगर पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है, रोटेशन है, घूर्णन को अगर उल्टा कर दिया जाए तब उसके महत्व में कैसे परिवर्तन हो जाता है।
और इसी में हम लोग समय की अवधारणा, समय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ए टाइम, इतने सारे पार्ट को हम लोग लेकर के चलना है इसमें। तो परिभाषा की बात करें हम लोग कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा बताइए कि देशांतर रेखा है क्या चीज, तो छोटी क्लासों में हम लोग ये कहते थे कि लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, लेटा लेटा लैटिट्यूड, मतलब ऐसी रेखाएं जो लंबी लंबी हो। कैसी हो? लंबी लंबी हो। जैसे कि इस समय हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड में है, और जब घर पे जाकर के बेड पे यानी आराम करते हैं तब कैसा होता है आपका? वो लैटिट्यूड होता है। तो इस तरह से यह क्या होगा कि प्रकृति में सारी चीजें यानी हम लोग क्या है, दो तरीकों से देखते हैं। एक होता आपका लैटिट्यूड अवस्था में होता है, एक होता आपका लॉन्गिट्यूड अवस्था में होता है। या इसी को, ये तो जनरल चीजें हो गई, इसी को कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की दिशा में खींची जाती हैं। इसमें है नॉर्थ से साउथ की दिशा में खींची जाती है, उसी को नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं। नॉर्थ से साउथ, या और इसी को जब क्लियर किया जाता है कि जब बच्चा दिशाओं से थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ जाता है तब कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जो ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं। इसको मिला रही है, ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं। मतलब क्या है कि जैसे एक आपका ये है नॉर्थ और एक है आपका ये साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुवों को आपस में क्या कर रही है? ऐसे जोड़ रही है। तो उसको क्या कह दिया जाता है? देशांतर रेखा कह दिया जाता है। तो ये तो आपका देखिए कैसे कैसे डेवलप हो रही है कि शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा कि ऐसी रेखाएं जो कि लंबी लंबी होती हैं, वर्टिकल होती है, उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तीसरी चौथी क्लास में गया, जब उसको दिशाओं के बारे में नॉलेज हो गया, तब क्या बताते हैं कि ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ और साउथ को आपस में जोड़ती हैं, तब उसे कहा गया है। फिर बच्चा जब अपर प्राइमरी में जाता है, 6-8 में जाता है, तब वहां पे कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जो ध्रुवों को आपस में मिलाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद जब और बड़ी क्लास में जाते हैं तब यहाँ पे देखिए परिभाषा कुछ और यानी चेंज हो जाती है इसके। तब वहां देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसी देशांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो केंद्र से, सेंटर से कितने डिग्री का कोण बना रही है, और कोण कहां बना रही हो? भूमध्य रेखा पर बनाती है। और जितने डिग्री का यानी भूमध्य रेखा पर कोण बनाती है उसी को क्या करेंगे? ध्रुवों से जब मिला देते हैं तो वो रेखा क्या हो जाती है? आपकी देशांतर रेखा हो जाती है। अभी नहीं समझ में आया है, लेकिन जब इसी को चित्र के माध्यम से समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। कि मान लीजिए जैसे हमारी पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी को क्या करिएगा? बीच में से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। इसी को क्या करते हैं? 2 पार्ट में इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। अब सेपरेट करने का जो आधार कहां से रहेगा? भूमध्य रेखा रहेगा। जैसे ये है आपका, कह दिया जाए ग्लोब है, इसको बेटा क्या करिए? 2 भागों में डिवाइड कर दिए, तो यहीं पे भूमध्य रेखा के सारे क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा आपका ये। मतलब जो भूमध्य रेखा है इसकी,
डॉट डॉट है जो अनसीन है, जो पीछे की तरफ है, जो दिखाई नहीं दे रही है। यहीं से क्या करना है, इसको यानी काट दीजिएगा। कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने सबसे पहली बार भूमध्य रेखा की लंबाई को एक्चुअली नापने का प्रयास किया? एरिस्टोथेनिस ने किया था, है ना। भूमध्य रेखा की जो एक्चुअली लंबाई को नापने का प्रयास किसने किया था? एरिस्टोथेनिस ने। कितना बताया था वो? 40,076 किलोमीटर है इसकी बताया। हाँ, जो कि लगभग उसके वास्तविकता के काफी करीब है। हाँ, उससे पहले भी आपके हैं थेल्स थ्योरी, थेल्स मॉडल, थेल्स मॉडल, ठीक। तो इसी में देखिए एक चीज और बताई गई थी आपको कि अगर एक पिन ले लिया जाए और भूमध्य रेखा से चुभो करके आर पार कर दिया जाए इसको, पिन को भूमध्य रेखा के आर पार कर दिया जाए, तो जितनी जो पिन की लंबाई जो इसके अंदर रहेगी वो क्या होगा? इसका डायमीटर होगा। वो क्या होगा? डायमीटर। यानी यहां से यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहां से इसे आर पार करें, ये आपका क्या मिल जाता है? पृथ्वी का डायमीटर। अब कौन सा डायमीटर मिलता है? इक्वेटोरियल डायमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास। तो भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई कितनी बताई गई है? व्यास की लंबाई कितनी है? 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर बताई गई है। फिर इसके बाद ये भी कहा गया है कि नॉर्थ पोल से एक पिन ले और इसको तब तक ठोकते रहिए जब तक क्या होगा? साउथ की तरफ निकल ना जाए। इमेज है, कल्पना है, कर सकते हैं ऐसा, है ना, कि तब तक इसको करते रहिए जब तक ये इसके इस पार निकल ना पाइए। और जब इस तरह से करते हैं हम लोग, तब क्या होगा? जितना भाग इसके अंदर रहेगा उसी की लंबाई को नाप लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका ध्रुवीय परिधि हो जाती थी, सॉरी ध्रुवीय व्यास हो जाता था। और ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी बताई गई थी? ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी बताई गई थी? 12,714 किलोमीटर। कितना था? 12,714 किलोमीटर। फिर यहीं से एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि दोनों व्यास के बीच में कुल कितने किलोमीटर का अंतर आता है? कितना अंतर आ रहा था? घटा देते हैं हम लोग, 42 किलोमीटर। जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 42 किलोमीटर का क्या रहा? दोनों के बीच में डिफरेंस आता है ये। और यहां से हम लोग क्या है? निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, बल्कि कैसा है? ज्वाइड्स के आकार का है, यानी पृथ्वी आकार है, या इसी को लघव्याकार बताया गया। अब इन्हीं का जब आधा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? आपका पृथ्वी की त्रिज्या निकल आती है। और यहां से दो त्रिज्या निकलती है, एक होगा आपका R1 निकलेगा। R1 कितना आ जाएगा? 63878, है ना। एक आपका यहां से अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? आपका यही आएगा। और R2 निकालना चाहें तब क्या होगा? 635। अब बात आए कि अब हम लोग क्या करें? इसको माने कि इसको माने? तो कहते हैं दोनों का मीन ले लीजिए, और मीन का जो राउंड फिगर है उसको ले लीजिएगा। तो इसी पे यानी हम लोग क्या करते हैं कि ना तो इसको लेके चलते हैं ना तो इसको लेके चलते हैं। इसी का जो मीन पॉइंट निकल जाता है राउंड फिगर 1670 किलोमीटर। भाई इसमें से यानी 8 आपने क्या कर दिया? घटा दिया, ठीक। इधर से क्या 8 जोड़ देंगे, तो एक दो और घटाएंगे, एक दो और जोड़ेंगे, तो आपका क्या है?
कि वही आपका 1668 के आसपास आना चाहिए, लेकिन उसको ना लेकर के हम लोगों ने क्या किया कि राउंड फिगर ले लिया। राउंड फिगर कितना आपका नियरेस्ट आ गया, 70 आ गया, तो 1670 किलोमीटर आपका हो जाता है। अब पूछा जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 1670 किलोमीटर आपकी ये इसकी त्रिज्या है ये। और इसी को लियोन फैकोल्ट महोदय क्या बताते हैं कि जब पृथ्वी की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तब उसके रोटेशन पर क्या प्रभाव पड़ता था। कि जब है पृथ्वी की त्रिज्या ये होती थी और इसी को क्या कर दिया जाए, इसका आधा कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। लाप्लास महोदय क्या बताते थे संकुचन के सिद्धांत पे कि जब इसकी त्रिज्या को छोटा कर दिया गया, आकार छोटा हो गया, संकुचन हो गया। जब संकुचन हो गया तो परिणाम क्या हो गया, रोटेशन उसका तेज हो गया। रोटेशन क्या हो गया, तेज हो गया। और दिन की अवधि कितनी हो जाती थी, 6 घंटे की हो जाती थी, 1/4 हो जाती थी। 24 घंटे की जगह पे क्या हो गया, 6 घंटे की। इसी को दूसरे रूप में बताया गया कि अगर इसी की त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, मतलब क्या होगा, बढ़ा दिया जाए, तब परिणाम क्या होता था कि जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा तो उसका कोणीय आवेग का जो संरक्षण का नियम था वो क्या कर रहा है कि उसके वेग में कमी आएगी। और जब कमी आएगी 24 घंटे का दिन ना होकर के क्या होगा आपका 96 घंटे का हो जाता था। वो क्या हो जाता था, उसका 4 गुना हो जाता था। पढ़े थे पूरा हम लोग, निकाले थे ना, 96 गुना हो जाता था। ठीक, तो अब जब पृथ्वी की गति को धीमा हो रहा है तब, और जब तेज हो रहा है तब, तो इंसुलेशन का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा श्योर है? क्योंकि इसी से रिलेटेड क्या हम लोग द अर्थ रोटेशन डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं कि अगर पृथ्वी पर ज्यादा दबाव किया जाए तो उसकी गति जो धीमी हो रही है तब क्या इंसुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर उसकी गति तेज हो रही है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों का हम लोग अध्ययन किए थे कि जब ऐसी कंडीशन में होगा तो परिणाम क्या होगा, इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा। और इसी की तुलना किससे करते हैं हम लोग, बुध और शुक्र के साथ करते हैं कि बुध नजदीक होते हुए भी वहां का तापमान ज्यादा नहीं है, शुक्र का ज्यादा है। कारण क्या है, उसका रोटेशन पीरियड है ना, रोटेशन पीरियड। यानी जो बुध है उसकी जो दिन की अवधि जो थी, कितने दिन की थी बुध की, 88 कि 57 था। और वहीं पे जो शुक्र था, शुक्र का कितना था, 243 था। ये ठीक ना, 243 था। ठीक, इस वजह से वहां से क्या हो जा रहा था आपका कि शुक्र पर इंसुलेशन ज्यादा हो जा रहा था। तो मतलब क्या है कि इससे एक चीज ये निष्कर्ष में आ जाता था कि अगर आपकी पृथ्वी जो घूर्णन गति प्रभावित हो रही है तो इंसुलेशन आपका श्योर प्रभावित होगा, और जब इंसुलेशन प्रभावित होगा जैव विविधता प्रभावित होना श्योर है। इसीलिए लियोन फैकोल्ट हो गया, लाप्लास हो गए, इन सब का अध्ययन करना जरूरी हो जा रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि इसका डायमीटर क्या है और इसका रेडियस क्या है। अब जहां पे ये दोनों बिंदु आपस में कट किए, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या हो गया, सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये भी हम लोगों ने सीखा है कि जो सेंटर आपका ये वाला जो पॉइंट जा रहा है, जिसे यानी नाम दिया गया ध्रुवीय व्यास जिसे कहा गया है, इसी के समानांतर आपका जीएमटी रेखा खींचा गया है बाहर। ये तो इनर है आपका, आउटर है ना। तो मतलब क्या, ये रेखा आपका डिवाइड करती है, किसका डिवाइड करती है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में बता रही है। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की बात करें, मतलब इधर क्या होगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर क्या होगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब देखिए क्या हुआ, जब हम लोग अक्षांश रेखा पढ़ रहे थे तो भूमध्य रेखा को आधार बनाए थे, भूमध्य रेखा को बेस मान करके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। यहां पे हम लोग किसको आधार बनाएंगे,
व्यास को बनाएंगे और इसी व्यास के सहारे यानी आपका क्या है जीएमटी रेखा, यानी यहाँ पे आधार क्या बनेगा व्यास रेखा ना बनकर व्यास रेखा, या इसको कह सकते हैं हम लोग जीएमटी रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा। उसके आधार पे क्या करेंगे, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब सेंटर से इस पे कोण बनाया जाए। देखिए दो तरीका है कोण बनाए, या तो सेंटर से बनाइए या तो बाहर से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहां पे भूमध्य रेखा पर खड़ा है, भूमध्य रेखा पर वो खड़ा है, और वहां से अगर पिन चुभ होया जाए और वो पिन जितने डिग्री के एंगल पर जाकर के प्राइम मेरिडियन के सहारे बनेगा, वो कोई ना कोई एंगल तो जरूर बनाएगा सेंटर पे, तो जितने डिग्री का एंगल बनाया और उसी को क्या कर दिया गया है, जिस पॉइंट पर खड़ा उसको ध्रुवों से मिला दिया जाए, उतने डिग्री का वो देशांतर रेखा हो गया, उतने डिग्री का क्या होगा देशांतर रेखा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका था कि मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन रेखा हो गई है, ठीक, और व्यक्ति भूमध्य रेखा पर यहां पे खड़ा है, इस पॉइंट पर खड़ा है। अगर कह दिया जाए कि वो किसी देशांतर रेखा पर है, ये पता बता दीजिए, तो क्या करना है, यहीं से एक पिन ठोकिए और उसके इस तरह से ठोकिए जाके सेंटर पे बिल्कुल टच करे वो। अब वहां पे देखिए कितने डिग्री का कोण बनाते निकल रहा है वो, और जितने डिग्री का सेंटर पर वो कोण बनेगा वही उसका क्या हो जाएगा, प्राइम उसका मेरिडियन रेखा हो जाती है, वो क्या हो जाती है उसकी मेरिडियन रेखा। मतलब यहां से देखिए अब यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आ जाएगी कि मान लीजिए कि वो 30 डिग्री पर है, वो कि यहां से वो यहीं पे खड़ा है वो, और यहां से ये पिन जब गया सेंटर पे तो 30 डिग्री का कोण बनाया गया, और इसी पॉइंट को ध्रुवों से ऐसे मिला दिया गया। तो जो रेखा हमको मिली उसे क्या नाम दे दिया जाएगा, 30 डिग्री देशांतर रेखा। किस गोलार्ध में है वो, पूर्वी गोलार्ध में, तो नाम क्या रख दिया गया इसको, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नाम दे दिया। अब मान लीजिए कि व्यक्ति यहां पर खड़ा है, अब यहां से क्या किया, एक पिन लिया और उसको यहां से चुभोया, अब पिन कहां चला गया, सेंटर में। जब यहां खड़ा था तो सेंटर से कितने डिग्री कोण बना था, 30, और जब यहां पे है तब कोण क्या हो जाएगा, मान लीजिए 60 डिग्री का बनाया होगा, बढ़ेगा कोण, और जब यहाँ पे 60 डिग्री का बना और इसी को क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये कितना बन गया आपका 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ये अब यहाँ से पिन चुभेगा इसके समानांतर, और इस तरह से यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो रेखा हो जाएगी 90 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से पिन चुभ हो गया, तो ये मान लीजिए कोण बना आपका 120, अब यहाँ पे ऐसे पूरा एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं, तो ये कि आपका क्या मिलेगा, आपका 180 डिग्री मिल जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पर कितने डिग्री पर वो व्यक्ति है उसी आधार पे क्या है उसका, यानी हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग पश्चिम में भी कर सकते हैं ये चीजें, कि मान लीजिए कि व्यक्ति का जो स्टैंडिंग पॉइंट है ये है, और यहाँ से जब पिंच होया गया सेंटर पे कोण बनाया गया 30 डिग्री का है, अब जरूरी नहीं हो 30 का ही बनाए, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग एक स्टडी करें तो 30-30 का डिफरेंस लेके चलना है। ये क्या बन जाएगा आपका 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाता है।
इसको कर दिया गया। ये क्या बन जाएगा आपका 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हो गया। इसी प्रकार अपोजिट साइड जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा आपका 150 डिग्री पश्चिम। ऐसे ऐसे हमें बनता चला जाएगा। अब यहां से देखिए क्या इसी चित्र से परिभाषा निकालेंगे हम लोग कि पृथ्वी के केंद्र से प्रधान यमोत्तर के सहारे पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में बने हुए कोणीय दूरी को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र से प्रधान यमोत्तर के सहारे पूरब या पश्चिम में खींची गई कोणीय दूरी जो ध्रुवों को आपस में मिलाती है, वो क्या हो जाएगी देशांतर रेखा हो जाती है। यहां से इसकी एग्जैक्ट ये परिभाषा हो जाती है। नहीं, वहां पे हम लोग जो पॉइंट बना रहे थे उत्तर और दक्षिण की बात कर रहे थे। हाँ, उत्तर दक्षिण की बात कर रहे थे बस। ये यानी यहाँ पे हम लोग देखिए क्या भूमध्य रेखा को बेस लेके चल रहे हैं। जरूरी नहीं भूमध्य रेखा ही है, और किसी भी अक्षांश पे ले सकते हैं आप, कोणीय दूरी कहीं से बना सकते हैं आप लोग। अब चूंकि सेंटर पॉइंट का इसके लिए लिया, वहां पे हमने प्रधान यमोत्तर के आधार पे बनाया, यहाँ पे भूमध्य रेखा को बेस लेके चला। ठीक, तो इस बेस पे देखिए क्या होगा कि इसकी अक्षांश देशांतर रेखा की परिभाषा हो जाती है। और यही परिभाषा को क्या करना है, ये पूरी यानी हायर तक आपका ये प्रयोग करना है। इससे ज्यादा और कोई परिभाषा स्पष्ट है ही नहीं। अब ये जो परिभाषा जो हम लोगों ने देखा है, यही परिभाषा देखिए क्या है, इसकी विशेषताओं से पूरा जुड़ा हुआ है। तो अगला जो पॉइंट है आपका कि प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं जो हमको पढ़ना है, वो और इन्हीं में से 3 को लेकर के पढ़ना है। एक आपका है आइडियल है, दूसरा आपका जीएमटी है, तीसरा आपका आईएसटी। तीनों को डिटेल पढ़ना है। फिर इसकी विशेषताओं से रिलेटेड बात करें कि इसकी मेन फीचर्स क्या हो रही हैं। एक चीज हम लोगों ने इसके परिभाषा के बारे में पढ़ लिया, तो इसी परिभाषा को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखिएगा देशांतर रेखा की परिभाषा। सामान्यतः उत्तर से दक्षिण खींची गई वर्टिकल लाइन, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, लंबवत, उत्तर से दक्षिण खींची गई लंबवत रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में
ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। व्यापक रूप से इसकी परिभाषा को इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। पृथ्वी के केंद्र से प्रधान यमोत्तर के सहारे, GMT देखते हैं, प्रधान यमोत्तर के सहारे पूरब या पश्चिम में खींची गई कोणीय दूरी पूरब या पश्चिम खींची गई कोणीय दूरी को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। चित्र के आधार पर इसकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी हैं विशेषताएं, उसी को देखना है यहाँ पे। देखिए पहले विशेषता इसकी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। विशेषताएं कि मान लीजिए कि व्यक्ति अगर एक डिग्री के अंतराल पर अगर है खड़ा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा है, ये क्या बनेगा आपका 1 डिग्री पूरब, यहाँ पे आपका 2 डिग्री 3 डिग्री, और ऐसे यानी चलता चला जाएगा और इस पॉइंट पे आएगा तो ये क्या आ जाएगा 179 डिग्री पूरब। यही तो इसका मतलब कि मतलब क्या है कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर व्यक्ति खड़ा है तो पूर्वी गोलार्ध में कितने ऐसे देशांतर होंगे जिनके साथ ई लिखा रहेगा। भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अब तो कितना 179। ये तो निष्कर्ष में आया कि क्या होगा कि 179 देशांतर ऐसे होंगे जिनके साथ क्या लिखा रहेगा, पूरब लिखा रहेगा। और इसी प्रकार अगर पश्चिम की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 डिग्री पश्चिम 2 डिग्री पश्चिम, और ऐसे यानी चलता चला जाएगा, वहां क्या आएगा आपका 179 डिग्री पश्चिम आ जाएगा। मतलब पश्चिम की तरफ जाता है तो 179 ऐसे देशांतर होंगे जिनके साथ क्या लिखा रहेगा, W लिखा रहेगा। फिर बात आती कुल कितने ऐसे देशांतर होते हैं जिनके साथ ना तो ई लिखा हो ना तो W लिखा हो। 2 कौन कौन सा, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। और जब सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या निष्कर्ष आता है 360 डिग्री देशांतर लिखा जाता है। कितना आता है 360 देशांतर रेखा। अब यहाँ से पहला विशेषता क्या
कि एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो उत्तर क्या होगा 360। कौन सा विद्वान था जिसने सबसे पहली बार पृथ्वी को 360 वृत्तांशों में डिवाइड किया था? वेरी गुड, हिपार्कस। कौन सा यंत्र का प्रयोग किया था वो? एस्ट्रोलॉब, है ना? किसका प्रयोग किया था? एस्ट्रोलॉब का प्रयोग किया था। अब देखिए इसी परिभाषा को क्या है, यूनानी के उससे जोड़ लीजिए आप, यानी हिपार्कस अपने आप तैयार हो गया आपका वो। इसी वृत्तांशों के आधार पर उसने क्या है, देशांतर रेखा की बात की थी। इसी को किसने चुरा लिया था? टालमी ने, है ना? टालमी ने कौन सा प्रक्षेप का निर्माण किया था? शंक्वाकार। और शंक्वाकार में इसने देशांतर रेखाओं को ऐसे ऐसे डिवाइड किया है, उसे विश्व का मैप बना लिया है। ठीक, तो अल्मागेस्टर, हाँ क्या चीज? हाँ अल्मागेस्टा तो उसका वो बुक का नाम था ना, बुक का नाम था, उसी में इसका प्रयोग किया है अल्मागेस्टा। ठीक है, तो पहली विशेषता ये हो गई कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई, तो उत्तर क्या बताएंगे 360, जिसमें से 179 पूर्वी गोलार्ध में और 179 पश्चिमी गोलार्ध में। दो ऐसे होंगे जो कि किसी गोलार्ध से कोरिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों क्या बनते हैं आपके गोलार्धों का निर्धारण करते थे, 0 डिग्री और 180 डिग्री। एक चीज और देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में आता है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बेटा ये बताइए कि 30 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा देशांतर होगा? 30 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सी देशांतर रेखा होती है? भाई देखिए यहाँ से ये है, इसी के जस्ट अपोजिट आपका ये जा रहा है 150। मतलब क्या हुआ कि अपोजिट विपरीत देशांतर का जो योग होता है, विपरीत देशांतर का जो योग होगा कितना होता है? हमेशा 180 होता है। विपरीत देशांतर का योग हमेशा क्या होगा? 180 होगा। ठीक, विपरीत देशांतर का योग क्या होता है? हमेशा 180 होता है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री के अपोजिट कौन सा देशांतर होगा, तो 180 में से इसको घटा दीजिए, कितना जाएगा? 150। लेकिन अगर यहाँ पे नाम दे दिया जाए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के अपोजिट क्या होगा, तब क्या यहाँ पे वेस्ट लिखना पड़ेगा फिर आपको। अगर आपसे कह दिया जाए कि बेटा ये बताइए कि 3 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक अपोजिट कौन सा होगा, 180 में से घटा दीजिए, कितना जाएगा? 177 डिग्री पश्चिम। अगर आपसे कह दिया जाए ये बताइए 65 डिग्री पश्चिमी देशांतर के अपोजिट कौन सा होगा, 180 में से 65 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 115 पूर्वी देशांतर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो मेरिडियन रेखा है 82.5 के जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, 180 में से 82.5 घटा दीजिए, पहले 80 से घटा दीजिए तो 100 बचा, 100 में से क्या करिए आप 2.5 घटा दीजिए, 97.5 निकल गया। तो मतलब क्या होगा कि IST के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 97.5 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा। और इसी के लमसम देखा जाए कोई एक रेखा है जो कि यूएसए को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही थी, 100 डिग्री 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो यूएसए को क्या कर रही थी 2 बराबर भागों में उत्तरी अमेरिका को डिवाइड कर, इसके मध्य से होकर गुजर रही थी। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे यहां से तुलना मिल गया कि कौन सा देश है, या जैसे जब भारत में
182.5 डिग्री पर देशांतर पर क्या होगा, आपका सूर्योदय होगा। तो उसी समय देखा जाए तो आपका सूर्यास्त किस देशांतर पर होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। तो मतलब क्या है, इससे आप लोग एक ये तुलना कर सकते हैं कि कहीं पर सूर्योदय अगर हो रहा है तो उसी समय उसके जस्ट अपोजिट पर क्या होगा, सूर्यास्त होगा। ये तो निष्कर्ष आया अभी का कि इससे आप उसके टाइम के वैल्यू की यानी तुलना कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं जब यूएसए का आप टाइम की बात करें तो 12 घंटे आप लोग घटा देते हैं तो यूएसए का टाइम मिल जाता है आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि इसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, क्यों इसका अध्ययन करना जरूरी क्यों है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो जाता है, इसका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो पहली विशेषता हम लोगों ने देखा कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती, 360। और 360 वृत्तांशों में किसने बांटा था, हिपार्कस ने। बात सही था, बिल्कुल सही था। फिर बात आया विपरीत देशांतरों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से हम लोगों ने किसी भी देशांतर का विपरीत देशांतर निकाल लिया। फिर अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से एक चीज और देखिए यहाँ से चित्र में कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे ये है, साउथ की तरफ जाए तो और ये आएगा, इसकी तरफ और ये। क्या ये दूरी सब जगह पे एक समान है? तो चित्र से स्पष्ट क्या हो रहा है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। मतलब क्या, देशांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं हो। ये तो निष्कर्ष आ जाएगा। तो अगली विशेषता देखिए क्या हो जाएगी यहां से, तीसरी विशेषता कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। यही सब आता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, इनकी विशेषताओं को दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देशांतर रेखाएं कभी भी क्या होती है, समानांतर नहीं होती है। अगला देखिए क्या आता है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी थी, 111.13 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, दो देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ पे की बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखा पर कर रहे हैं हम लोग। कितना है, 111.13 किलोमीटर। क्या ये दूरी सब जगह पे बराबर होगी, तो उत्तर कहेंगे नहीं। कि जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जा रही थी, कम होती चली जा रही थी। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण जाने पर दूरी कम हो जाती है। दूरी क्या हो जा रही है, कम हो जाती है। जब दूरी कम हो जाएगी तो उनका रोटेशन क्या होगा, प्रभावित होगा कि नहीं होगा। कि 24 घंटे में क्या हो रही है, भूमध्य रेखा की भी दूरी तय कर रही है और 24 घंटे में ही देखिए क्या हो रहा है, आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की भी कर रही है। तो क्या होगा कि दूरी यानी उसका स्पीड यानी आपका कम हो जाएगा। मतलब क्या है, जब स्पीड कम होगा तो कोरियालिस फोर्स कम होगा, यानी भूमध्य रेखा पर कोरियालिस फोर्स सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कोरियालिस फोर्स यानी कम। इसका मतलब क्या, हवा का विक्षेपण। इसका मतलब क्या, चक्रवात, प्रति चक्रवात। इसका मतलब क्या, धाराओं की गति। ये सब चीजें प्रभावित। मतलब क्या कि भूमध्य रेखा पर धाराओं का वेग ज्यादा होगा और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, धाराओं का वेग कम होगा। क्लियर हो रहा सारा पॉइंट है ना। कि ये सब क्या है, ये सब इसके महत्व हो गए कि अगर इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिए तो ये सब टॉपिक अपने आप क्या हो जाएगा, तैयार होता चला जाएगा।
तो जहां पे धाराओं का वेग ज्यादा होगा, जहां पे धाराओं का वेग ज्यादा होगा, तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी कम होगी? धाराओं का वेग अगर ज्यादा होगा, सैलिनिटी कम होगी ज्यादा होगी? सैलिनिटी प्रभावित हो, कम हो जाएगी। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर देखिए क्या अधिक तापमान होने के बावजूद भी सैलिनिटी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उच्च वर्षा और बेधाराओं का वेग, ये इसको प्रभावित कर जाता है। तो ये सब देखिए क्या हो रहा है, ये सब विशेषताएं हैं जो कि इसके जैव विविधता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही थी। अब इन्हीं में से देखिए जो जो हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है कि 3 देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। एक है इसमें आप जो पढ़ेंगे जीएमटी के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे जीएमटी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा क्या है, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही थी, किन किन देशों से होकर गुजर रही थी। इसी तरह से जीएमटी के बारे में पढ़ेंगे कि जीएमटी रेखा क्या है, जीएमटी रेखा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, किन किन महासागरों से होकर गुजरती है ये, और किन किन देशों से होकर के गुजरती है ये। क्योंकि यही जीएमटी क्या हो जाती है आपके कि विश्व के मानक समय का आधार बन जाता है। कि जीएमटी से अगर पूरब की ओर जाते हैं तब घड़ी को क्या कर देते हैं हम लोग, हमेशा आगे कर देते हैं, प्लस करते हैं। अब पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। मतलब जीएमटी से राइट हैंड साइड जाने पर घड़ी की सुई को हमेशा आगे बढ़ाया जाता है और इधर पश्चिम की ओर जाने पर क्या हो जाता है, पीछे किया जाता है। एक ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल टाइम बन जाता है आपका ये, यूनिवर्सल टाइम बन जाता है, या इसी को यूटी जेड भी कहते हैं आप, यूनिवर्सल टाइम जोन कहते हैं आप लोग इसी को। यानी इसी सिद्धांत को सभी देशों ने इसको फॉलो कर लिया है कि किसी भी देश का अगर मेरिडियन रेखा है, उस मेरिडियन रेखा से दाहिनी ओर जाने पर हमेशा घड़ी की सुई को आगे बढ़ाना है और बाईं ओर जाने पर क्या होगा, पीछे बढ़ाना है। कितना आगे करना है, कितना पीछे करना है, तो 1 डिग्री देशांतर पर कितना करेंगे, 4 मिनट करेंगे। कितना करेंगे, 4 मिनट को, यानी या तो आगे करेंगे या तो पीछे करेंगे। इसी प्रकार है 15 डिग्री पर कितना होगा, 15 चौके 60, 1 घंटा। और 30 डिग्री पर क्या होगा आपका, 2 घंटे। इसी पे देखिए आपका जो वाल मैप बना है, तो विश्व का जो 4 दीवारी जो मानचित्र बनता है, जो कि मालवीय प्रक्षेप पे ज्यादातर बनाते हैं, है ना। अब कुछ लोग हैं जो कि दिशाओं पर बना रखा है, तो मार्केटर प्रोजेक्शन पे बनाएंगे। तो उस पर देखिए जो देशांतर आपका 30 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। वहाँ पे घड़ियाँ भी बनाई हैं, 2-2 घंटे के अंतराल पर आपकी बनी हुई है। अब थोड़ा सा इनको क्या है, अब 4 दीवारी में आपके जब देखेंगे मैप को, तो केवल यही नहीं देखना आपको, देशांतर रेखाओं को देखना है कि क्या वास्तव में ऐसा है, और उसका देख करके क्या है, एनालिसिस करना है उसका, और इसे एनालिसिस करके फिर इसको प्रयोगात्मक कर लेना है। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा कि इसके जीएमटी से रिलेटेड सब चीजें। फिर इसी का अनुप्रयोग हम लोग क्या करेंगे, आईएसटी में कर देंगे। इसी का अनुप्रयोग हम लोग क्या करेंगे, आइडियल रेखा में कर देंगे हम लोग सारी चीजें। तो ये इसकी विशेषताओं से रिलेटेड होगा, इसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो जाता है सब चीजें, ठीक। और इसलिए इसका अध्ययन करना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि सोचे और ज्यादा पढ़ाने के लिए भाई नहीं हो सकता। हाँ, कल आना है, कल क्लास रहेगी, ठीक है ना। कल टेस्ट भी रहेगा, क्लास भी रखेंगे।